अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं पीपीसी या पीपीएफ, जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उसको डिस्कस कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम उससे रिलेटेड कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स जो हैं अपने वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिसको हम कहते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता था कि जो आप बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगो करते थे उसको हम कहते थे कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छा, अभी तक हमने जो अपनी पीपीसी देखी है, एक कर्व देखी है जो कि हमें दिखा रही होती है कि प्रोडक्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं। आपको चूज करना पड़ता है कि दो गुड्स में से कौन सी गुड जो है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसको बनाना चाहेंगे। और फिर एक कर्व हमारे पास बनती है जो डिफरेंट कम्बिनेशंस को दिखा रही होती है, जो कि हमारी सारी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हुए बन रहे होते हैं। मतलब 100% अपनी रिसोर्सेज जो कि स्कार्स हैं उनको अगर हम बेहतर तरीके से 100% यूज करें तो डिफरेंट कम्बिनेशंस बन रहे होते हैं, और उन कम्बिनेशंस को एक साथ जोड़ने से एक कर्व बनती है जिसको हम पीपीसी कहते हैं। ठीक है, इस कर्व में एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि ये शो करता है कि जब आप स्विच करते हो एक गुड से दूसरी गुड की तरफ तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। अच्छा, अब अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इस कॉन्सेप्ट में देखें पीपीसी में, तो बेसिकली अगर हम दो गुड्स हैं हमारे पास, एक को हम गुड जो कहें वो कहें गुड एक्स, ठीक है, और उसको हम यूनिट्स में काउंट करें, अमाउंट में नहीं कि कितनी हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास अमाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं है पीपीसी के अंदर। हम यूनिट्स में देख सकते हैं कि कितने यूनिट्स हमें सेक्रीफाइस करने पड़े। ठीक है, यूनिट एक्स और यूनिट वाई, सॉरी गुड एक्स और गुड वाई, अगर हम दो गुड्स को लें तो गुड वाई को बनाने के लिए या गुड एक्स को बनाने के लिए हमें दूसरी गुड के कुछ यूनिट सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर हम ये देखें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी गुड एक्स की इन टर्म ऑफ यूनिट, जो कि हमें गुड वाई बनाने के लिए लगेगी जब हम उसको स्विच करना चाह रहे होंगे, कुछ यूनिट्स गुड एक्स के छोड़ के गुड वाई के बनाना चाह रहे हैं। तो फार्मूला आपने याद रखना है। फार्मूला ये है कि वाई टू गुड वाई के अब आप कितने यूनिट्स बना रहे हो, ठीक है, और गुड वाई के पहले कितने यूनिट्स बना रहे थे, इनका डिफरेंस ले लें। ठीक है, और डिवाइड कर दें गुड एक्स के कितने यूनिट आप बना रहे हो अब और पहले कितने बना रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास एक यूनिट्स में क्वांटिटी आ जाएगी जो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है हर एक स्विच के ऊपर। अच्छा, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है पीपीएफ या पीपीसी में, हम इसको मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मार्जिनल का मतलब क्या है, एडिशनल। ठीक है, रेट मतलब किस तनासब के साथ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट में हम जा रहे हैं, तो कितना हमें बेयर करना पड़ रहा है अपॉर्चुनिटी की सूरत में एक गुड का जब हम बनाने जा रहे हैं दूसरी गुड। तो थोड़ा सा इस टेबल से ही अगर हम देखें तो आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, बाकी मैं आपको टेबल से समझाऊंगा तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, हम ये देखते आ रहे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, हमने कहा ए पॉसिबिलिटी के ऊपर या तो हम कैपिटल गुड्स बना रहे होंगे या कंज्यूमर गुड बना रहे होंगे, और ए जो पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर अगर हम ये कहें कि हम सिर्फ कंज्यूमर गुड बनाएंगे तो हम 100 कंज्यूमर गुड बना सकते हैं और कोई कैपिटल गुड नहीं बना सकेंगे। फिर एक और पॉसिबिलिटी है जिसके ऊपर अगर हम कहेंगे नहीं हमें कुछ कैपिटल गुड भी बनानी है, तो हम एक कैपिटल गुड बनाएंगे तो हमें 10 यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूमर गुड के सेक्रीफाई करने पड़ेंगे। ये जो 10 हमें छोड़ने पड़े हैं यूनिट कंज्यूमर गुड के, ये बेसिकली हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फिर हम एक और
जो है ना वो पॉसिबिलिटी देखते हैं, एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं जो सी है। अगर हम ये सोचें कि एक कैपिटल गुड और हमें बनाना है, 1 से 2 यूनिट्स पे आके हम कैपिटल गुड्स बनाना शुरू कर दें, तो अब ये एक एक्स्ट्रा यूनिट बना है हमारा, ठीक है। 2 - 1, तो ये एक एक्स्ट्रा यूनिट हमारा बना है कैपिटल गुड का। बट इस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी पड़ी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब हमें पड़ी है 90 - 70, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें अब 20 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। अगर हम ये देखें कि हम अब एक और कॉम्बिनेशन में चलते हैं और एक और एडिशनल यूनिट बनाते हैं कैपिटल गुड का, तो इस दफ़ा हमें कितना जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी? वो होगी 70 - 40 = 30, ठीक है। और अगर हम एक और यूनिट कैपिटल गुड का बनाने चलें, 4 यूनिट्स हो जाएंगे, मतलब एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए अब हमें 40 कंज्यूमर गुड के यूनिट्स को या आइटम्स को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। हर स्विच के ऊपर आपको कुछ ना कुछ यूनिट्स जो हैं एक गुड बनाने के लिए दूसरी गुड के सेक्रीफाई करने पड़ते हैं, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। यहाँ पे हम पैसों में बात नहीं कर रहे कि कितने पैसों की गुड्स हमने छोड़ी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट्स में, ठीक है। यूनिट्स में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट में पैसों की बात ही नहीं हुई, सिर्फ यूनिट्स हमें पता है कि या तो हम कैपिटल गुड का 1 यूनिट बनाए और कंज्यूमर गुड के 90 यूनिट्स बनाए, कैपिटल गुड के 2 यूनिट बनाए, कंज्यूमर गुड के 70 यूनिट्स बनाए, एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर हम इसको देखें, एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हर अगले स्विच पे, फॉर एग्जांपल पहला हमने स्विच किया होगा कि हम सारी की सारी कंज्यूमर गुड्स बना रहे थे, ठीक है। हम सारी की सारी कंज्यूमर गुड्स बना रहे थे और कंज्यूमर गुड्स से जब हमने स्विच किया कि अपनी सारी रिसोर्सेज जब हम कंज्यूमर गुड पे लगाते लगाते कुछ रिसोर्सेज को कैपिटल गुड में लगाना शुरू कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट में 100 यूनिट कंज्यूमर गुड के थे, ये 0 यूनिट्स बन रहे थे। जब हमने ये 1 यूनिट बनाया तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बेयर करना पड़ी? 10 की, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। जब 1 यूनिट मजीद हमने बनाया, ठीक है, 1 यूनिट और हमने ये बनाना शुरू किया, तो हमें अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी पड़ी है? 20 की। जब एक मजीद यूनिट हमने बनाया तो अब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी पड़ी है? 30 की। और एक और यूनिट जब हमने बनाया तो अब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 40। तो हर अगले स्विच के ऊपर आप देखो कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, हर अगले स्विच पे, ठीक है। ऑन एवरी स्विच, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये होता क्यों? ये होता इसलिए है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाय कॉन्टिन्यूअस स्विचिंग ऑफ रिसोर्सेज। जैसे जैसे आप अपने रिसोर्सेज को स्विच करते जाते हो एक आइटम से या एक गुड से दूसरे गुड की तरफ, तो हर अगले स्विच के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम कर रहा होता है, जिसके काम करने की वजह से आपको एक्स्ट्रा कुछ आइटम्स या यूनिट्स जो हैं वो सेक्रीफाई करने पड़ते हैं। अगर आपको याद हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न था क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये था कि जैसे जैसे आप ज़्यादा अपने इनपुट या रिसोर्सेज लगा रहे होते हो, उनको बढ़ा रहे होते हो, जिस तनासब से आप अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज कर रहे होते हो, उस तनासब के साथ आपको आउटपुट नहीं मिल रही होती। चैप्टर नंबर 4 में हमने ये पढ़ा है, ठीक है। सो ये चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट अब आपको पढ़ाने के पीछे रीज़न ये भी है कि आप अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो ये इसके पीछे रीज़न है। ज़रा आप सोचें आप कि अगर हम कहेंगे कैपिटल गुड की कोई एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड हम ये सोच रहे हैं कि हम जो है ना वो फैक्ट्रीज बनाएंगे, ठीक है। और कंज्यूमर गुड से हम कहते हैं फर्नीचर बनाएंगे। तो जब आप अपनी सारी 100% रिसोर्सेज पहले फर्नीचर पे लगा रहे थे, तो आप 100 फर्नीचर बना पा रहे थे और कोई फैक्ट्री नहीं बना पा रहे।
फिर आपने सोचा कि नहीं कोई फैक्ट्री होनी चाहिए। जब आपने एक फैक्ट्री बनाई तो अब आप फर्नीचर कितना बना पा रहे हो, 90 का। मतलब आपको 10 फर्नीचर छोड़ने पड़े। अच्छा, अब ये इसके पीछे रीजन क्या थी, आपको 10 छोड़ के एक बनाना पड़ा है। और ये एक बनाने के लिए देखें फर्नीचर में क्या चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, लकड़ी यूज़ हो रही होगी, कुछ और इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, आपके कुछ मेटल के आइटम्स यूज़ हो रहे होंगे। बट फैक्ट्री के लिए हो सकता है आपको कुछ एडिशनल आइटम्स चाहिए। मतलब फर्नीचर के सारे जो आपके रॉ मटेरियल या जो लेबर है वो सारे का सारा काम नहीं आ सकेगा जब आप फैक्ट्री बनाओगे, सो कुछ वेस्ट होते हैं। और हर अगले स्विच के ऊपर जब आप अपनी रिसोर्सेज, मतलब अपने रॉ मटेरियल को, लकड़ी वगैरह को, अपने जो भी रॉ मटेरियल है उसको उठा के, लेबर को उठा के, कैपिटल को उठा के कैपिटल गुड बनाने की तरफ आते हो, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं काम आ रही होती, वो कंपेटेबल नहीं होती दूसरी गुड बनाने के लिए। ठीक है, लकड़ी से मतलब आप कितने इफेक्टिव बना रहे हो, ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी को बेयर करना पड़ती है और हर स्टेप के ऊपर ज़्यादा बेयर करना पड़ती है। फिर हमने ये पढ़ा है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपनाना शुरू कर देते हो एक चीज़, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब आप बेशक अपना इनपुट रिसोर्सेज को या फैक्ट्री प्रोडक्शन को एक खास तनासब से बढ़ा रहे होते हो, लेकिन उस तनासब से आपकी आउटपुट नहीं बढ़ रही होती। सो इसी तरह कैपिटल गुड तो एक से बढ़ रही है, लेकिन उसको एक से बढ़ाने के लिए आपको कई गुना ज़्यादा जो है वो सेक्रीफाई करनी पड़ रही है अपनी कंज्यूमर को। ठीक है, आई होप ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जब हमने बात की थी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ये भी कहा जाता है कि मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कुछ ऐसे शो हो रहा होता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी वन के, पॉसिबिलिटी ए के ऊपर 0 कैपिटल गुड थी, 100 कंज्यूमर गुड थी, तो यहाँ पे क्योंकि अभी हमने अपॉर्चुनिटी को स्पेयर ही नहीं की, तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी 0 आ। बट जब हमने 1 कैपिटल गुड बनाई तो हमारे पास जो कंज्यूमर गुड थी वो 90 होगी। इसका मतलब क्या है कि एक आपको कैपिटल गुड बनाने के लिए 10 सेक्रीफाई करने पड़े हैं कंज्यूमर गुड, तो इसको MROPT, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो बी पॉसिबिलिटी के ऊपर आपका MROPT क्या है, 10 1। ठीक है, और जब दो बनाए तो अब 70 पे आप आ गए, तो यहाँ पे क्या है, 20/1। ठीक है, जब तीन बनाए तो 40 पे आ गए, तो 30 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ी एक यूनिट कैपिटल गुड बनाने का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 31। ठीक है, और चार के ऊपर 0 हो गया, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए आपको 40 सेक्रीफाई करना पड़ेगा, 40 1। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपको कि समटाइम वो आपसे MCQ के अंदर पूछ लेगा कि कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। ठीक है, तो जब वो ए से बी तक पूछे तो फिर तो सिंपल है, देखो ए से बी तक आने के लिए हमें 10 यूनिट जो है वो सेक्रीफाई करने पड़े, ये तो सिंपल। देखो आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला का मसला ये है कि वहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आ रही होती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेगेटिव का मतलब यही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी पे करना पड़ेगी, उसको लगा के भी देखा जा सकता है। लेकिन जब आप जंप अपना बड़ा करोगे, मतलब ए से डी पे अगर वो पूछ लेता है कि ए पॉसिबिलिटी ए से डी पे आने के लिए आपको कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी है, तो अब बेसिकली यहाँ पे आने के लिए आपको 100 से यहाँ तक आना पड़ेगा। मतलब आपको एडिशनल जो है वो 3 यूनिट्स बनाने के लिए अब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 60 की। तो एवरेज एक यूनिट के ऊपर अभी भी अगर आप देखो तो आपको जो है ना वो 20 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नज़र आ रही होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ पे वो हमसे पूछ ले, तो यहाँ से यहाँ आने पे हमें 100 की पड़ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, 100 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास एक जो है ना वो स्विच के लिए एवरेज बता रहा होगा कि इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जरा हम इसको एग्जांपल एक थोड़ी सी छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल MCQ आता है कि आप बी पे पॉसिबिलिटी पे हो और आप सी पे आ रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ। ठीक है, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो
यहाँ से यहाँ पे आने के लिए इसको से कि हम x रख लेते हैं, इसको y को रख लेते हैं। तो y क्या है? y है 70 माइनस 90, ठीक है। और x2 क्या है? 2 माइनस 1, ठीक है। ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली कितनी आ रही है? 20/1, ठीक है। इसको अगर हम MRO PT की सूरत में लिखें तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म ऑफ यूनिट्स बताएं तो ये 20 ही है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर 20 ही आएगा। तो आपको 20 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ी, ठीक हो गया। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी निकल आई। बट अगर आप देखो कि हम बी से आ रहे हैं डी पे, ये वाला हमने स्किप कर दिया, तो अब इसी फॉर्मूला के तहत अगर हम चलें तो डी के ऊपर है 40 माइनस 90 और 3 माइनस 1, ठीक है। तो इस फार्मूला के मुताबिक अब अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया 50/2, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 यूनिट्स को ये आ गया, लेकिन जब हम आंसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूनिट्स में देखें तो हमारे पास ये आया 25, ठीक है। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि जब हम बी से डी पे आए थे तो एक्चुअली हमने 50 यूनिट्स जो हैं वो सेक्रीफाई किए हैं, बट इस फॉर्मूला के तहत आंसर जो है वो कितना आ रहा है? 25। तो ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आंसर गलत आ रहा है जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ये आपको फॉर्मूला बता रहा होता है कि एवरेज एक यूनिट स्विच करने के लिए कितनी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ी। बट अगर आप ओवरऑल यहाँ से यहाँ पे आने की बात करो तो आपको, क्योंकि 2 यूनिट्स बनाए हैं एक्स्ट्रा आपने, तो इसको 25 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो फिर आपके पास एक्चुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप इसको सिंपल रखो। अगर वो आपको स्विच करवाता है बी से ई तक, से ई तक स्विच करवा देता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने के लिए आपने ये देखना है कि यहाँ पे सिर्फ एक एक यूनिट से इंक्रीज हो रहा है ना, तो नीचे तो वन ही आना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब आने की टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है तो वो बेसिकली 90 की, आप सिंपल इसको डिफरेंस निकाल लो, 90 माइनस 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। तो आपने सिंपल 90 बता दिया। यहाँ से यहाँ आने की टोटल कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? 90। लेकिन वो अगर एवरेज पूछ रहा हो कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, तो फिर आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। 0 - 90/4 - 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 90/4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो आप एवरेज आपको बता। चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। इस पीपीसी की कुछ जो है ना प्रॉपर्टीज होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं कि जब भी पीपीसी की कर्व बनती है इसमें कुछ खासियतें होती हैं जो कि सिर्फ यही कर्व दिखा रही होती है, तो वो देख लेते हैं। पहली खासियत क्या है इस कर्व की? वो ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है लेफ्ट टू राइट। अगर आपको याद हो तो ये इस तरह हम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं पीपीसी। ये डाउनवर्ड होती है, जैसे डिमांड कर्व डाउनवर्ड होती है, और ये कैसे होती है? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही होती है, ठीक है। ये क्यों हो रहा होता है? ये इस वजह से हो रहा होता है कि ये बताता है कि आप ट्रेड ऑफ कर रहे होते हो दो गुड्स के दरमियान, ठीक है। और आपके पास कांस्टेंट है इनपुट रिसोर्सेज का, आपके पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उससे आप एक चीज बनाते बनाते दूसरी चीज बना रहे हो, मतलब आप उन दोनों के दरमियान में ट्रेड ऑफ कर रहे हो। आपके पास एक ट्रेड ऑफ के ऑप्शन है कि या तो आप ये बना लो या इसकी जगह दूसरा बना लो, ठीक है। तो ये आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग की सूरत में नजर आता है लेफ्ट टू राइट। फिर अगर हम इस कर्व को देखें तो ये कनकेव टू रीजन होती है, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। और इसके ऊपर देखें तो ये कनकेव होती है। जिन लोगों ने आई थिंक फिजिक्स पढ़ी होगी उनको आइडिया होगा कि कनकेव क्या होता है और कन्वेक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये कनकेव नजर आती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हर अगले स्विच पे पड़ रही है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इंक्रीज होने की वजह से हर अगले स्विच के ऊपर जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है तो इसमें बेंड आता जाता है। मतलब पहले आपने यहाँ से यहाँ तक गए तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ से यहाँ पे गए तो और बढ़ गई, नेक्स्ट टाइम आप जब यहाँ से यहाँ गए तो और बढ़ गई, जिसकी वजह से ये एक कनकेव सी बन जाती है अपने ओरिजिन की तरफ। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन समटाइम पूछ सकता है कि कनकेव टू ओरिजिन क्यों होती है? तो इसके दो रीजंस हैं।
एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, जो कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इट इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन एवरेज स्विच के इंक्रीज, जैसे जैसे ये हमने, ये मैंने बेसिकली लिखा भी है, विद इंक्रीज इन पीओएफ वी हैव डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्ट, तो इसको हम क्या कहते थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। दूसरी रीज़न है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो समटाइम कंपैटिबल नहीं होती, नॉन कैपेबिलिटी ऑफ कंपैटिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर बोथ गुड। जो एक गुड बनाने के लिए आपकी यूजफुल रिसोर्सेज थी, दूसरी गुड को बनाने के लिए शायद वो रिसोर्सेज इतनी यूजफुल ना हो। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन गुड मे बी नॉट यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड, ठीक है। सो जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ रही होती है, ठीक है। तो इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट, तो ये हमारा वो कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है, ठीक है। और मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी हर अगले स्टेप पे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व जो है, इसके लिए कुछ अजम्पशंस होती हैं। ये भी एक किस्म की एक थ्योरी है, मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, सॉरी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर जो है, पीपीएफ या पीपीसी, ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी को अगर आपने सही से समझना है, तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई में हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ी, आपको यहाँ पे भी कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स इतनी इकोनॉमी होती है, उसको सही तरीके से जो है ना वो कर ही नहीं पा रही होती रिप्रेजेंट। देखिए, हमने तो पीपीसी के अंदर यही कहा कि पीपीसी तो एक थ्योरी है जो बताती है कि अगर आपने दो गुड्स बनानी है, जैसे हम एग्जांपल में लेते आ रहे हैं कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड, तो ये दो गुड बनाने के लिए आपके पास सारी रिसोर्सेज आपने लगाने हैं। जबकि एक्चुअल इकोनॉमी में खाली ये दो गुड्स तो नहीं बन रही होती, बेशुमार कैपिटल गुड्स बन रही होंगी, बेशुमार कंज्यूमर गुड्स बन रही होंगी, तो एक्चुअल में इसको अप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट अगर हम इसको एक्चुअल या कम्प्लेक्स इकोनॉमी को अप्लाई करने जाएं, तो इसको थोड़ा सा सिंपल करना पड़ेगा। सिंपल करने के लिए हमें थोड़ी सी अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। एक अजम्पशन तो ये है कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हम उन्हें एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, हम उनका 100% इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट एनी वेस्टेज। अगर आपको याद हो तो ये हमने कब बनाई थी। पीपीई तभी अचीव होगी जब आप अपने 100% बेस्ट दे रहे होगे। अगर आप उससे कम दे रहे हो तो आप कहीं यहाँ पे पॉइंट पे होगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे। आप इन पॉइंट्स के ऊपर, जो कर्व के ऊपर हैं, यहाँ पे एफिशिएंटली यूज कर रहे होते हैं। तो ये एक अजम्पशन है कि हम अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। एक और अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट। हम ये अज्यूम करते हैं कि जितनी हमारे पास जो है रिसोर्सेज हैं वो सारी एम्प्लॉयड। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट बच्चों के माइंड में होता है, ये तो लेबर से रिलेटेड है, मतलब इंसानों को जब जॉब मिलती है तो हम कहते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, वो एम्प्लॉई है, वो कहीं जॉब कर रहा है। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपका लेबर, आपका कैपिटल, आपकी लैंड, आपका जो एंटरप्रेन्योर था, वो सारे के सारे फुली यूज हो रहे हैं। वो सारे के सारे आपकी इकोनॉमी में जितने भी हैं वो सारे के सारे 100% यूज में, ठीक है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इसको कहा जा रहा है। हम ये भी अजम्पशन लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज थी ना, अगर हम उसको सारों को 100% यूज करें, फुली यूज करें, फुली एम्प्लॉय करें, तो फिर हमारे पास ये कर्व बनेगा। एक्चुअली ये भी पॉसिबल नहीं होता, सो इसको सिंपल करने के लिए हम ये अजम्पशंस ले रहे हैं। एक्चुअली तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम सिंप्लीफाई करने के लिए ये भी अजम्पशन लेके चलते हैं। हमारी सारी रिसोर्सेज 100% यूज हो रही है, 100% एम्प्लॉयड है। इनपुट रिसोर्सेज आर फिक्स, ठीक है। हम ये भी अजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर हमने पीपीसी देखनी है वो यही, तो उसमें हमें ये भी करना पड़ेगा कि हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे जो रिसोर्सेज है वो फिक्स हैं, ना तो उनकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, ना क्वालिटी चेंज हो रही है, और इसको चेंज करना पॉसिबल भी नहीं, ठीक है। और हमने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा कि अगर ये चेंज हुई तो इसमें स्विच आ जाएगा और ये आगे चली जाएगी, ठीक है। इसको हमने कहा था इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और अगर ये स्विच इस साइड पे आ जाता है तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन, कम होना, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये assumption लेके चलते हैं कि ये फिक्स हैं, ये कांस्टेंट हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हैं, इनको ना बढ़ाया जा सकता है क्वालिटी वाइज ना क्वांटिटी वाइज, और अगर ये बड़ी तो स्विच आ जाएगा हमारी कर्व में। अच्छा, फिर इसमें एक और assumption है कि ये टू गुड्स मॉडल है।
यहाँ पे हम सिर्फ 2 गुड्स ही बना रहे होंगे अपनी सारी रिसोर्सेज के साथ। अगर 2 गुड से ऊपर जाएंगे तो हमारी ये जो थ्योरी है ये काम नहीं करेगी। और कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रखनी है जब हम ये थ्योरी पढ़ रहे होंगे, जो कि एक्चुअली शायद पॉसिबल ना हो। हर टाइम के साथ साथ हर कुछ अरसे बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, बट हमें अगर इस थ्योरी के मुताबिक किसी इकोनॉमी को डिस्कस करना है तो हमें ये ज्यूम करना पड़ेगा कि जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा पीपीसी का कॉन्सेप्ट था। छोटी सी एक रिवीजन कर लेते हैं हम। रिवीजन के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने कर्व कैसे बनाई थी। ये हमारी पीपीसी की कर्व थी, ये कनकेव है। ठीक है, ये कन्वेक्स होती तो कुछ ऐसी नजर आती। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव होती तो कुछ ऐसी नजर आती। कनकेव क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन हमने पढ़ा कि एक तो मेन रीजन तो ये है कि ये जो है ना, हर स्टेप के ऊपर, हर स्विच के ऊपर जब आप एक सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ जा रहे होते हो तो आपकी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐसे बन जाए। अच्छा, ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस वजह से आ रही है? हमने कहा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की वजह से, मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से ये डिक्रीज होती जाती है, या नॉन कंपैटिबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो अगर ये कनकेव बनी है तो उसके पीछे रीजन क्या है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर ये डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता तो ये कर्व कुछ ऐसे बनती, और अगर ये कांस्टेंट होती अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कर्व आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई होती। ठीक है, तो एक तो ये चीज थी आपको समझाना था। अच्छा, ये समझाने के बाद हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसे लिखते हैं? ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि ए बी सी डी अगर ये पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो वो फॉर्मूला काम करेगा आपका, जो कि ये हमने पढ़ा है। ये फार्मूला यहाँ से सिंपल एक स्टेप के ऊपर तो काम करेगा, ये आपको एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया करेगा। बट यहाँ से यहाँ आने के लिए जब आप स्किप करोगे कुछ स्टेप्स तो इस फार्मूले के तहत आपको एवरेज पता लग रही होगी कि एवरेज एक यूनिट बनाने के लिए कितना स्विच आ रहा है। तो आपको अगर टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनानी है तो जितने आपने फिर यूनिट एक्स्ट्रा बनाए उनके उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मैंने आसान हल ये बताया था कि आप सिंपल यहाँ पे जो यूनिट्स हैं इसको डिवाइड कर, इसको माइनस कर दो यहाँ वाले यूनिट से, तो आपके पास टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल आएगा। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।